पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। तो क्लास आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स के बारे में कि कोई मॉलिक्यूल है और उसके पास जितने भी बॉन्ड हैं वो पोलर हैं कि नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे समझेंगे हम लोग पोलरिटी के बारे में क्लास, तो थोड़ी सी चर्चा एक बार हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में ना। आपने बोला था सर जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब कैसा बॉन्ड बनता है, सर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, इस बॉन्ड को आपने क्या नाम दिया था, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, क्या जरूरी है इसी के बिटवीन हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दूसरा आइटम भी हम लोग रख सकते हैं क्लोरीन क्लोरीन के बिटवीन। तो ये भी क्या काम कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है ना। लेविस डॉट तो अब आपको इतना पता ही चल गया होगा यहाँ तक पहुँचते समय। ओके ओके, Cl और Cl के बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन अगर यही शेयरिंग हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के बिटवीन करवा दें, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बिटवीन करवा दें, तो यहीं से बात थोड़ी सी बदलने वाली है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप कहते हो कि सर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बिटवीन फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन क्लोरीन के पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि 3 लोन पेयर के फॉर्म में हैं। ओके, अब इन दोनों में ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब बॉन्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव के बिटवीन बनेगा तो जो नेगेटिव वाला एलिमेंट है, जो शेयर किया गया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या काम करेगा, अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के बिटवीन बॉन्डिंग हो रही है तब फिर क्या बनेगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, इसी टर्म्स को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि बॉन्ड की पोलरिटी कितनी होती है, क्या होगी, कोई होगा कि नहीं होगा, कौन सा मॉलिक्यूल है जो पोलर होगा, कौन सा मॉलिक्यूल है जो पोलर नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर। ओके, आप कहते हो कि सर मैं H2O की बात करना चाहता हूँ। ओके, आप कहते हो सर हम HCl की बात करना चाहते हैं, सर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करना चाहते हैं। चलो चेक कर लेते हैं कि इनके बॉन्ड पोलर हैं कि नहीं हैं। आप बताओगे सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिटवीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिए 2 ये हो गया और ये 8 हो गया, ऑक्सीजन। क्लियर। आप बताओगे ऑक्सीजन ने क्या काम किया होगा, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या किया होगा, अट्रैक्ट किया होगा, इसलिए इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस। इधर भी क्या होगा, प्लस, और इधर क्या होगा, माइनस। अच्छा, इसका मतलब सर यहाँ पर चार्ज आ गए ना, तो फिर ये क्या कहलाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, मीन्स इस बॉन्ड में पोलरिटी है। HCl की बात आपने अभी अभी की ही है, किसके ऊपर क्या है, पोलरिटी है। क्लियर। बट कार्बन डाइऑक्साइड के केस में चलिए बात कर लेते हैं। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लास, सर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेगा, अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा लेगा, ये हो जाएगा 8 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप बताओगे कार्बन और ऑक्सीजन पोलर है कि नॉन पोलर, ध्यान दीजिएगा, यहीं से सारी लड़ाई है। आप बताओगे कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब कार्बन क्या रहेगा यहाँ पर, पॉजिटिव। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों के बिटवीन मौजूद बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर है। अरे ये कैसे हो सकता है, डेफिनेशन ही फेल हो गई। कैसे हम पता लगाएंगे कि सारे मॉलिक्यूल में कि उन दोनों के बिटवीन जो बॉन्ड है, कोई भी मॉलिक्यूल में आपको दे दूँ, XYZ कुछ भी दे दूँ, कि अगर A और B के बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड है तो वो पोलर है कि नॉन पोलर है। सर सेम काइंड ऑफ एटम के बिटवीन अगर शेयरिंग हुई है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो नॉन पोलर है। चलो ठीक है, समझ में आता है। इसका मतलब सर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम के बिटवीन होगा तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो आपने कहा सर HCl हो गया, H2O हो गया, H2S हो गया, लेकिन आप देखो ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम के बिटवीन बॉन्डिंग हुई है मगर वो नॉन पोलर है, यहाँ पोलरिटी नहीं है। तो इसी बात को हमें समझना है और इसके बारे में जानकारी कौन देगा, हमारा अगला वाला पॉइंट है। ठीक, कौन, डाइपोल मोमेंट। तो समझते हैं पहले पोलरिटी ऑफ बॉन्ड को थोड़ा सा और फिर चलते हैं अपने मास्टर पॉइंट डाइपोल मोमेंट पे। वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास। ओके, तो इसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स रखूं और मैं आपसे पूछूं कि चलो बताइए इनमें से ज़्यादा पोलर कौन है, जैसे HF
और HCl दोनों में पोलर बॉन्ड है, लेकिन पोलरिटी किसकी ज़्यादा है कैसे बताओगे? आपसे मैंने कहा H2O एंड H2S दोनों ही पोलर हैं, मीन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड है वो तो पोलर ही है ना, मगर यहाँ इस मॉलिक्यूल के बॉन्ड का पोलरिटी ज़्यादा है कि H और S का, जबकि हैं दोनों 16 ग्रुप के ही मेंबर। याद आया ना? तो कैसे बताओगे? बहुत सिंपल सा है। तो अब बताओगे इनमें से ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of an atom in a molecule greater will be polarity। इसकी पोलरिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो दो पेयर मैंने आपको दिए थे, अब शायद आप आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं महसूस करेंगे। आप बताओगे सर फोन आपने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन है। तो इस पेयर में भाई फ्लोरीन है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये वाला बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। ठीक, दूसरा क्या है हमारे पास HCl, इसके कंपेरिजन में थोड़ा कम होगा। इस पेयर में अगर मैं बात करूं तो सर सेकंड पोजीशन पर हमारे पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होगी, इसलिए ऑक्सीजन क्या होगा? ज़्यादा पोलर बॉन्ड शो करेगा। क्यों? क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो बॉन्ड का अट्रैक्शन, जो बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं उनका जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ, ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, बल्कि सल्फर भी करेगा बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगा जितना हाइड्रोजन ने किया था, इसलिए इसकी पोलरिटी इसके कंपेरिजन में थोड़ी सी कम रहेगी और ऑक्सीजन ज़्यादा पोलर होगा। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं कुछ आपको मॉलिक्यूल की सीरीज बना करके दे रहा हूं और आपको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलरिटी ऑफ बॉन्ड में और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलरिटी ऑफ बॉन्ड में अरेंज करना है, तो मुझे नहीं लग रहा आपको प्रॉब्लम होगी। आप बड़ी आसानी से अरेंज कर सकते हो। जैसे मान लो, चलो मैं पहला हाइड्रोजन हाइलाइट का ही रख लेता हूँ आपके सामने। HF हो गया, HCl हो गया, HBr, HI, तो आ गया होगा, करते रहिए तब तक। दूसरा मैं रखता हूँ आपके सामने H2O, H2S, H2SE एंड H2TE, अरेंज करिएगा। थर्ड में रख रहा हूँ आपके सामने NH3, PH3, ASH3, SbH3। तो चलो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलरिटी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलरिटी ऑफ बॉन्ड में अरेंज करो। चलो सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? आप बोलते हो सर फोन है, फोन, FON, इसका मतलब यही सबसे ज़्यादा क्या होगा? सभी सीरीज में सबसे ज़्यादा पोलर कौन होगा? इन सबका पहला मेंबर। तो इस मेंबर में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा पोलर कौन होगा? HF, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने हाइड्रोजन हैलाइड के सीरीज में सबसे ज़्यादा है, इसलिए देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और आयोडीन सबसे कम पोलर होगा। ओके, क्यों सबसे कम पोलर होगा भैया? क्यों होगा? क्योंकि आयोडीन की जो डिस्टेंस होगी नेट उसके न्यूक्लियस की, वो हाइड्रोजन से बहुत दूर होगी, इसलिए जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा उसका न्यूक्लियस उतना स्ट्रांगली उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना स्ट्रांगली ये सब कर जा रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ देखिए H2O, H2S में आप क्या बताओगे? सर अब तो आ गया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसकी सबसे ज़्यादा। ओके, तो क्लास हमें यहाँ से ये तो पता चल जा रहा है कि किस मॉलिक्यूल की पोलरिटी ऑफ बॉन्ड सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन क्या हमें ये पता चल जा रहा है कि कितनी होगी? हाँ, आपने कहा कि अगर मैं आपको दो सेट देता हूँ, HF देता हूँ और HCl देता हूँ, H और F देता हूँ, H और Cl देता हूँ, तो आप फटाक से बता दोगे सर HF की पोलरिटी ज़्यादा होगी, मगर कितनी होगी? अगर हम इन दोनों की पोलरिटी निकाल लें, ओके, तो इसकी कितनी ज़्यादा होगी इससे माइनस करके पता लगाया जा सकता है, बड़ा आसान सा है। तो ये कैसे पता लगेगा? इसे पता लगाने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जानकारी देता है किसी भी मॉलिक्यूल में पोलरिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट। ओके, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता क्या है समझते हैं। सपोज करिए आपके पास दो एटम हैं, एक एटम रहा ये और दूसरा एटम ये, कुछ भी आप नाम रख दीजिए इसका। इसके ऊपर माइनस नेगेटिव, यहाँ माइनस पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों एटमों के बिटवीन जो बॉन्ड बना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? D। क्लियर?
तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, न्यू इक्वल टू क्या होगा, आप बताओगे। अगर इसे मैं क्या एज्यूम कर लूँ, चार्ज के रिस्पेक्ट में रख लूँ, क्यों, तो आप बताओगे डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम। जो कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों एटम हैं, उन दोनों एटमों के बिटवीन जो डिस्टेंस है और उनके ऊपर जो चार्जेस मौजूद हैं, उन्हीं का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। ओके ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट इसकी होती है क्लास डिबाई। क्या होती है, डिबाई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। 1d इज इक्वल टू होगा 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ESU सर क्या होता है भाई, ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके चलिए ठीक। तो सर क्या इसकी कोई SI यूनिट भी होती है, बिल्कुल SI यूनिट क्यों नहीं होगी भाई, सबकी होती है, तो इसकी भी होगी। अगर हम लोग जो इनके बिटवीन चार्ज मौजूद है उसे हम लोग क्लास कूलाम्ब में रख लें, किस में, कूलाम्ब में, और जो डिस्टेंस है उसे किस में रख लें हम लोग, यहाँ पे मीटर में रख लें, तो क्या होगा आप बताओगे सर 1d इज इक्वल टू होगा 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम्ब मीटर, -30 कूलाम्ब मीटर। ओके क्लियर। तो ये है डाइपोल मोमेंट। और किसके लिए स्टैंड है डाइपोल मोमेंट, आप बताओगे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को कैलकुलेट करवाता है। क्या होता है डाइपोल मोमेंट, सर डाइपोल मोमेंट होता है कि किसी दो एटम के बिटवीन जो डिस्टेंस है और उसके ऊपर जो चार्ज है, उन्हीं दोनों का क्या हो, प्रोडक्ट हो, तो क्या कहलाएगा वो, डाइपोल मोमेंट। यूनिट क्या होती है, डिवाई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। 1d इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, और ESU यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। क्या हम लोग इसकी SI यूनिट भी ले सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल। कैसे, अगर हम लोग इनके एटम पर मौजूद चार्ज को कूलाम्ब के रिस्पेक्ट में रखें और डिस्टेंस को मीटर में, तब जो मेजरमेंट किया जाएगा एक ऐसी वैल्यू आएगी 1d इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम्ब मीटर। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कैलकुलेशन में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। ओके तो एक मास्टर पॉइंट है, यहाँ पर याद रखे रहिएगा। फिजिक्स में आप पढ़ते हो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब आप थोड़ा ध्यान दो और बताओ, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। सर देखिए ना, इसके ऊपर चार्ज है, मीन्स मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मीन्स आप क्या बताओगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है भैया, वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज इट हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो है ही, एज वेल एज और क्या है, समझो इस बात को, और क्या है सर, ये एटम है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन आया है, तो डायरेक्शन पता चल जा रहा है ना, एज वेल एज डायरेक्शन, इसलिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम हो वो पोलर ही हो, मैंने पहले से भी बोला था। और यहाँ भी बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जो डाइपोल मोमेंट देते हैं, और बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट रखने के बाद भी डाइपोल मोमेंट नहीं देते हैं। जैसे मैं कह दूँ BF3, अरे सर ये तो देना ही चाहिए, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा इसका डाइपोल 0 होता है। कैसे होता है अभी आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर किसी का डाइपोल 0 हो गया, उसका मतलब हो गया कोई नॉन पोलर है भैया, क्योंकि पोलरिटी के बारे में ये जानकारी दे रहा है, इसमें वो पोलर नहीं है ना। BF3 के बारे में सर CH4 आपने बोला ही था, इसका भी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट है भाई 0 होता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम हो उनके पास पोलरिटी हो ही और वो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रखते हो, बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है कि उनकी ज्योमेट्री कैसी है। ओके तो क्या बताओगे सेकंड केस में कि डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा, डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। सर ज्योमेट्री क्या होती है, अरे जैसे मैंने कह दिया आपसे NH3 है, जैसे मैंने कह दिया CH4 है, आपसे मैंने कह दिया H2 है, ये मॉलिक्यूल है, इनका शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, मैं बताऊंगा कि NH3 सर पिरामिडल होता है, कैसे होता है ये सब हम लोग अभी आगे चल करके पढ़ेंगे, अभी यहाँ समझ लेते हैं। सर CH4 क्या होता है, सर CH4 टेट्राहेड्रल होता है। अब ये टेट्राहेड्रल क्या होता है पढ़ेंगे आगे चल करके इसको भी। H2O क्या होता है, बेंट शेप होता है। तो यही सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, इनकी ज्योमेट्री, और निकलती कैसे है बता दिया जाएगा, आप भी निकाल लोगे, बड़ा आसान है। ओके तो चलिए
क्यों पढ़े हम लोग डायपोल मोमेंट, इसके एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि डायपोल मोमेंट हमें क्या जानकारी देता है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो चलिए समझते हैं क्या है एप्लीकेशन इसका और यह हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा भाई पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में है ही ना पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। तो थोड़ा ध्यान दो, जरूरी नहीं है कि जो मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम के बिटवीन अरेंज हुए हो उनका बॉन्ड पोलर ही हो। जैसे बहुत ध्यान से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, ये ऑक्साइड है और ये सल्फाइड है, CH4, CCl4 etc are have zero dipole moment, okay, moment, hence these molecules are non-polar। ये पोलर है ही नहीं, इनकी पोलरिटी क्या होगी, जीरो। अगर किसी की पोलरिटी जीरो है तो इसका मतलब वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। इस तरीके से हम लोग पोलरिटी पता लगा सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर बॉन्ड रख रहा है और कौन सा नॉन पोलर रख रहा है। एग्जाम्पल BeCl2, BeF2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइसल्फाइड, किसी को भी आप उठा लो इसमें से। और मैं अगर आपसे कहूं कि चलो आप मुझे बताओ इनमें से BeCl2 पोलर बॉन्ड है कि नॉन पोलर बॉन्ड है, या मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलर है, तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही आसान है। बेरिलियम और क्लोरीन के बिटवीन देखो, ये पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर किया गया पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और बेरिलियम के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब क्या हो गया सर, आप बताओगे, देखिए ना ये पोलर मॉलिक्यूल है बिकॉज इसके ऊपर पोलरिटी जनरेट है। तो थोड़ा ध्यान दो, बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आया है, क्लोरीन की तरफ, इसलिए इसे इधर एरो ऐसे लगेगा। दूसरा बेरिलियम से क्लोरीन की तरफ, आप देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है क्लास, अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होगा तो जो इनका वेक्टर सम ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ है, जो वेक्टर सम है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आप क्या बताओगे, सिंस वेक्टर सम ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ द polar bond is zero, hence BeCl2 is a non-polar molecule। क्या होगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर नहीं है। अगर पोलर होता तो इसके पास कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट मिलता, मगर यहाँ क्या मिल रहा है, जीरो मिलेगा अगर कैलकुलेट होगा तो। चलिए, तो पहला एप्लीकेशन तो हो गया सर, किसके रिस्पेक्ट में, पोलरिटी ऑफ बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। सेकंड क्या है, सेकंड है ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में। थोड़ा ध्यान दो, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। आपको स्टार्टिंग में बोला गया था ना कि जो डायपोल मोमेंट होगा वो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई ट्राइगोनल है कि पेंटागोनल है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, कैसा है कैसा है, कैसे बताओगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इधर देखिए BeCl2, क्लियर, या फिर BeF2, ये सब हैज जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो डायपोल मोमेंट एंड हैव लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री मतलब समझे कि जो इनके मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, लीनियरली अरेंज होंगे। ठीक, डाई मॉलिक्यूल देखा जाए यहाँ पे तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी भैया, लीनियर होगा। BeF2 या फिर BeCl2, किसी को भी आप देखो तो जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, लीनियरली अरेंज होगा। आई ना बात समझ में। तो क्या बताओगे, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कैसे डिसाइड होगा, अगर कोई मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक की बात मैं कर रहा हूँ, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और किसी के पास कोई भी सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, लीनियर होगा। इसी की जगह अगर मैं कोई दूसरा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल उठा लूँ, देखो
ट्राई एटॉमिक ही उठा रहा हूँ मैं, इसकी जगह पर दूसरा उठा रहा हूँ H2O, ये भी ट्राई एटॉमिक है। ट्राई एटॉमिक का मतलब समझ रहे हैं ना, BeCl2 2 मॉलिक्यूल ये और एक एटम ये, टोटल कितने एटम 3, तो यहाँ भी 3 है। एंड H2S does not have zero dipole moment and have vent or V-shape geometry। V-shape geometry ये भी रट लो भैया। कोई अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्लियर, जो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं देता है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, वी शेप होगी। मतलब O अगर है और ये दोनों H हैं तो किस शेप में है, उल्टा वी शेप के तो हैं। अगर H2S होगा तो ये ज्योमेट्री होगी, ये भी तो उल्टा है। क्या ऐसे ही रहेगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूल तो हमेशा रोटेट कर रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, ये वी शेप में है। तो ज्योमेट्री का भी क्लियरिफिकेशन यहीं से हो जाता है। सर कोई और एक एग्जांपल ले लीजिए। चलिए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की जगह टेट्रा एटॉमिक ले लेते हैं। हाँ, NH3 ओके, R एंड PH3 does not have dipole moment, जीरो डाइपोल मोमेंट। इनका भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। एंड शो या हैव पिरामिडल स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री। जैसे नाइट्रोजन अगर रहेगा तो 3 हाइड्रोजन आप ऐसे नहीं लगा सकते क्लास। नाइट्रोजन रहता है ना तो पिरामिडल होता है। क्यों होता है, ये सब बातें हम लोग बेस्पर थ्योरी में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तो हमें ये पता चल जा रहा है ना कि ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, पिरामिडल होगी। क्लियर? तो ज्योमेट्री के बारे में भी जानकारी देता है कौन, डाइपोल मोमेंट है। चलिए अगला क्या है सर, एप्लीकेशन। कोई बढ़िया एप्लीकेशन बताइए इसका जो ऐसे देखते ही झटके से समझ में आ जाए। ओके देखो, बहुत इजी है इस बार वाला। थर्ड, सिस एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लास को सिस एंड ट्रांसफॉर्म देते हैं। जैसे मान लो C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H और यहाँ पर H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, सेम ग्रुप सेम साइड है। Cl इधर भी Cl इधर भी, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड। तो ऐसे फॉर्म को बोला जाता है सिस फॉर्म। ओके, लेकिन अगर दूसरा फॉर्म में आपसे बात करूं तो ये डबल बॉन्ड है C, ये हो जाएगा यहाँ पे Cl, यहाँ हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा H। तो थोड़ा ध्यान दो, ये क्या है, सेम ग्रुप नहीं है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड्स हैं, डायगोनली अरेंज है। ऐसा अगर ऐसा मिलता है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो ये हो गया सिस फॉर्म और ये हो गया ट्रांसफॉर्म। हमेशा याद रखिएगा, जो ट्रांसफॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल होगा किसी का भी, उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो रहेगा। और जो सिस फॉर्म रहेगा उसका जीरो तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर इधर देखिए ना, क्लोरीन, कार्बन से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, कार्बन से क्लोरीन की तरफ जाएगा, बट एकदम इक्वल डायरेक्शन में नहीं है, ना ही एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते, ऐसे होते, तो इन दोनों का सम क्या हो जाता, जीरो हो जाता। अब इसका जो भी डाइपोल मोमेंट आएगा, इसका जो भी डाइपोल मोमेंट आएगा, ऐड करोगे तो जीरो बिल्कुल नहीं आएगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जरूर मिलेगा। ओके, बट अगर यहाँ देखा जाए क्लोरीन और इस कार्बन के केस में तो एकदम भैया अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर सम का क्या होता है, जीरो। इसलिए ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा और ये सिस फॉर्म होगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं कुछ और एप्लीकेशन के बारे में। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ समझने की कोशिश करिएगा, नया कॉन्सेप्ट है, ओरिएंटेशन ऑन बेंजीन रिंग। ये थोड़ा सा समझना टफ पड़ेगा, हाँ, क्योंकि अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़े नहीं हैं, फिर भी कोशिश करते हैं यहाँ पर। जैसे बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वाला, इससे तो सब लोग परिचित हैं, इतना तो सबको पता है। लेकिन अगर आपके पास में इन्हीं दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और एलिमेंट लग जाए, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया C6H, 6 की जगह पर 4 और उसकी जगह पर 2 Cl2। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, इसे मैं 3 टाइम राइट कर दे रहा हूँ, C6H4
Cl2, C6H4Cl2। और मैं कह रहा हूँ कि जो इसका डाइपोल मोमेंट है वो है 2.54, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो है 1.48, इसका है डाइपोल मोमेंट 0। तो थोड़ा ध्यान दो, यहाँ से अगर कोई एक हाइड्रोजन हटेगा तो 2 Cl है ना, इन सभी जहाँ पर बेंड है यहाँ पर कार्बन माना जाता है। कहीं से भी कोई हाइड्रोजन अगर हटेगा तो वहाँ पर एक Cl जुड़ेगा। कहीं भी पहला क्लोरीन कहीं भी जुड़ जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैरा पोजीशन। क्या बोलेंगे? पैरा। लेकिन पैरा याद रखिएगा, इसमें 6 पोजीशन है ना, तो सब एक दूसरे के सिमेट्रिकल रहते हैं। ये अगर पैरा होगा याद रखिएगा, ये भी क्या होगा? पैरा पोजीशन होगा। क्लियर? पैरा के बगल में क्या होगा? आर्थो। क्या बोलेंगे इसको? आर्थो। तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा आर्थो। ठीक, ये क्या होगा? मेटा। ये क्या होगा? मेटा। ये भी फिर इसके पीछे वाला जो है ये क्या कहलाएगा? मेटा। ओके, तो इस तरीके से आर्थो, मेटा, पैरा। ध्यान दीजिएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है फार्मूले में से ही, क्योंकि आप बताने वाले हो ना ओरिएंटेशन ऑन इंजीनियरिंग डाइपोल मोमेंट की मदद से। फार्मूले को ही देख करके आप बताओ डाइपोल मोमेंट की मदद से कि कौन सा आर्थो, कौन सा मेटा, कौन सा पैरा होगा। तो पहली कंडीशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये है बेंजीन रिंग C6 C6 C6। क्लियर? समझिएगा, इसके अंदर सर्कल। अब जो पहला वाला क्लोरीन जुड़ेगा वो तो है पैरा, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अगर उसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा है तो वो आर्थो पोजीशन कहलाएगा। तो दूसरा वाला जो क्लोरीन जुड़ेगा वो कहाँ रहेगा? आर्थो। इसका मतलब ये कैसा है? आर्थो है। दूसरा अगर थोड़ा सा कम है तो वो मेटा पोजीशन पर होगा। इसका मतलब यहाँ से तो क्लोरीन शिफ्ट होके कहाँ आया होगा? यहाँ पे। तो ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी? मेटा। और लास्ट वाली पोजीशन क्या होगी? पैरा, क्योंकि पैरा पोजीशन का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। क्यों होगा आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कार्बन से क्लोरीन की तरफ डायरेक्शन होगा, यहाँ कार्बन से क्लोरीन की तरफ। अगर आप इसे सम करोगे तो कम्प्लीटली 0 नहीं आएगा, थोड़ा सा कम जरूर आएगा। यहाँ पर अगर आप सम करते हो तो बिल्कुल भी 0 नहीं आएगा, सबसे ज़्यादा आ रहा है। मगर यहाँ आप देखते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, वेक्टर किसकी डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या होगा? इसका सम 0 होगा। इसलिए कौन सी पोजीशन मानी जाएगी भैया? पैरा मानी जाएगी। तो आर्थो, मेटा एंड पैरा 3 तरीके के पोजीशन बेंजीन रिंग पर होते हैं और आप डाइपोल मोमेंट से बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर? तो ये हो गए कुछ एप्लीकेशन। चलिए फटाक से कुछ मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन कर लिया जाए। हाँ, अब बताओ, अगर मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल उठा करके देता हूं और आपसे मैं कहूं इनका डाइपोल मोमेंट किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, ये नहीं कह रहा हूं कि कितना होगा, ना, कितना ही कह रहा हूं मैं, कम ज़्यादा पूछ रहा हूं। जैसे आपके पास है CH3F, दूसरा है आपके पास CH3Cl, तीसरा होगा आपके पास CH3Br, चौथा आपके पास CH3I। और आपसे मैं बोल दूं कि चलिए बेटा ये बताओ कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट को बिना कैलकुलेट किए तो लिया ही नहीं जा सकता ना, Q×D। ओके, और इसके लिए तो हमें इसके ऊपर का चार्ज भी पता होना चाहिए, कार्बन से फ्लोरीन की डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए, जो कि है नहीं, इसलिए सर हम लोग बता नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा ध्यान दो, डाइपोल मोमेंट किसके बारे में जानकारी देता था? पोलरिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में। तो और पोलरिटी ऑफ बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो ध्यान दो, यहाँ पर कौन अलग हो रहा है? CH3 तो सबके साथ कॉमन है ना, अलग कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। इसलिए सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट कौन शो करेगा? CH3F, देन CH3Cl, देन CH3Br एंड सबसे कम कौन शो करेगा? CH3I। ओके, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास, और बहुत बार पूछा जाता है। क्या? NH3 एंड NF3 both are pyramidal and show but have different dipole moment।
ओके चलो कौन सा है यहाँ पे NH3 एंड NF3 दोनों ही क्या हैं, पिरामिडल है। ये रहा, इसके साथ में क्या है H है, इसके साथ में F है। समझिएगा इस बात को, दोनों ही क्या हैं, पिरामिडल हैं। यहाँ पर एक लोन पेयर बच जाता है। ओके लेविस-डॉट स्ट्रक्चर में पता चलेगा हम लोगों को, बिकॉज 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, 3 शेयर होगा, एक लोन पेयर के फॉर्म में बच जाता है। दोनों ही पिरामिडल है, लेकिन दोनों का डायपोल मोमेंट अलग है। क्वेश्चन ये नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, which one will show higher dipole moment। अब ध्यान दो, इनमें से किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा? हायर डायपोल मोमेंट किसका रहेगा, इसका कि इसका? चलो समझते हैं इस बात को। हाँ बहुत इजी है। जिधर लोन पेयर है उस तरफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए एक रिजल्टेंट डायपोल का डायरेक्शन ये होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। क्लियर? अब ध्यान दो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है। समझिएगा, इसलिए इस हाइड्रोजन से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट होगा? नाइट्रोजन की तरफ। इधर का भी इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? हाइड्रोजन की तरफ। इधर का भी किधर शिफ्ट होगा? नाइट्रोजन की तरफ। इस तरफ अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा? फ्लोरीन की तरफ। इधर किसकी तरफ शिफ्ट होगा? फ्लोरीन की तरफ। इधर किसकी तरफ शिफ्ट होगा? फ्लोरीन की तरफ। थोड़ा ध्यान देना, इसका डायपोल मोमेंट है और इसका डायपोल मोमेंट है, सेम आएगा क्या? सर आप अगर ना भी बताओ तो ऊपर वाले को आपने बताया था कि जिस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर पोलैरिटी और पोलैरिटी के ऊपर डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर डायपोल मोमेंट NF3 का ज़्यादा होगा, बिकॉज NH3 से NF3F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यही तो यहाँ समझना है यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है और बाकी सारे डायपोल का डायरेक्शन भी किस तरफ है? रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की तरफ है। ये अगर सम होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, लेकिन इधर देखा जाए तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट से दूसरा वाला क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका डायपोल मोमेंट होगा 1.47 और इसका होगा 0.23। अरे सर ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसके हिसाब से तो इसका ज़्यादा होना चाहिए था, बट नहीं है। क्लियर? इसलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि NH3 और NF3 में NH3 हैज़ हायर डायपोल मोमेंट देन NF3। व्हाई? तो क्या बताओगे? बिकॉज वेक्टर सम ऑफ डायपोल मोमेंट इन केस ऑफ NF3 इज लेस देन दैट ऑफ द NH3। दैट्स व्हाई विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन से दैट NH3 हैज़ हायर डायपोल मोमेंट। क्लियर? तो वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अब अगर मैं आपसे कह दूं चलो भाई आप बताओ, इसी के सिमिलर मेरे पास BF3 भी है, ये बताओ BF3 का डायपोल मोमेंट कितना होगा? तो आप बोलोगे सर BF3 का स्ट्रक्चर ये होता है, क्योंकि B के पास कोई लोन पेयर वेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा या एटम कहाँ रहेगा? एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे, जहाँ तक पॉसिबल हो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस तीनों के लिए क्या हो सकता है? ट्राइगोनल। तो आप क्या बताओगे? इधर का डायरेक्शन ये रहा, इधर का डायरेक्शन ये रहा, इधर का डायरेक्शन ये रहा ना, सब एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं, इसलिए 0। इसका मतलब वेक्टर सम ऑफ डायपोल मोमेंट्स इन केस ऑफ BF3 पोलर बॉन्ड इज 0। दैट्स वाई BF3 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आई होप अब आपको पोलैरिटी इन कोवैलेंट बॉन्ड एंड डायपोल मोमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। ओके, जो नीचे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इन्हें जरूर सॉल्व करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।